आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 को शुरू करेंगे, जो कि झारखंड में मृदा से संबंधित टॉपिक रहने वाला है। तो हम लोग का पहला टॉपिक है झारखंड में मृदा उत्पादकता की स्थिति। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें। तो मिट्टी पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण गैर नवीनीकरण मूलभूत संसाधन है। यानी कि मिट्टी अगर हम लोग का एक बार ख़राब हो जाता है तो उसको फिर से प्राप्त करना, उसी अवस्था में प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर मिट्टी के निर्माण में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। इसीलिए सामान्यतः मिट्टी को गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जा रहा है। मिट्टी के उर्वरकता की स्थिति प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण रूप से मिट्टी की वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। अब क्या है कि मिट्टी पर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो कि कहीं न कहीं मिट्टी में उर्वरता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी प्राथमिकता सबसे अधिक होती है। मिट्टी की उर्वरता की स्थिति वनस्पति की प्रकृति, जलवायु, मिट्टी की प्रकृति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि अब क्या है कि मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व तो पाए जाते ही जाते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही साथ उस मिट्टी में वनस्पति की प्रकृति क्या है, या फिर जलवायु कैसा है वो वहाँ का, मिट्टी की प्रकृति कैसी है, तो इन सभी कारक ये सभी कारक जो हैं ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी फसल की अधिकतम उत्पादकता पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति पर निर्भर करती है। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े भी थे वहाँ पे कृषि वाले चैप्टर में कि अगर उत्तम किस्म का अगर बीज अगर होगा तो कहीं ना कहीं पौधे की उत्पादकता 20 से 25% बढ़ा देता है, या फिर अगर मिट्टी में अच्छा क्वालिटी का पोषक तत्व है जो कि पौधे के लिए महत्वपूर्ण है तो फिर हम लोग का उत्पादकता भी बढ़ जाता है। तो मिट्टी क्या हो गया? मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हम लोग किस प्रकार के फसल लगाते हैं, जलवायु की प्रकृति क्या होती है, मिट्टी की प्रकृति क्या है, ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है। अब झारखंड की ग्रेनाइट और नीस पथरी सतह पर सामान्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं कि झारखंड में लगभग 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कि जल धारण करने की क्षमता कम होती है, उपजाऊ कम होती है। उच्च भूमि की मिट्टी सामान्यतः छिछली से मध्य गहराई, रंग में लाल, अम्लीय, निम्न उर्वरकता की स्थिति, मृदा क्षरण के प्रति संवेदनशीलता, जल धारण को निम्न क्षमता एवं उच्च पारगम्यता जैसे गुणों से युक्त है। तो मुख्य रूप से जो हम लोग का मिट्टी है वो क्या है, निम्न उर्वरकता वाली है। यहाँ पे मृदा क्षरण होते रहता है क्योंकि झारखंड पठारी वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से पानी आता है बहा के सारे भूमि की मिट्टी को, जो उपजाऊ मिट्टी उसको ले जाता है। तो हम लोग पिछला क्लास में देखे भी थे कि किस प्रकार से जो मिट्टी बह जा रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, या फिर झारखंड में जो मिट्टी है उसमें जल धारण क्षमता भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। नीचे की ज़मीन यानी कि जिसको हम लोग दोन ज़मीन बोलते हैं की मिट्टी भूरे रंग की होती है और इसमें चिकनी मिट्टी एवं उच्च उर्वरकता की क्षमता जैसे गुण होते हैं। यानी कि झारखंड में मुख्य रूप से जो दोन मिट्टी है उसमें उर्वरकता काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जबकि जो हम लोग का उच्च भूमि होता है जो सामान्यतः जिसमें लाल मिट्टी पाया जाता है, जिसकी उर्वरकता कम होती है, प्लस उसमें जल धारण क्षमता भी कम होता है। और झारखंड के 90% भूभाग पर लाल मिट्टी ही पाया जाता है। अब राज्य में विशेषकर दलहन, तिलहन, मक्का, गेहूँ एवं सब्जी जैसे फसलों के उत्पादन में मिट्टी की अम्लीयता एक नकारात्मक कारक है। सतही मृदा के चरण और किसानों के द्वारा सिर्फ नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के प्रयोग के कारण अम्लीयता की समस्या में वृद्धि हुई है। तो झारखंड के किसान मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का खेती करते हैं। इसके अलावा दलहन, तिलहन हो गया, या फिर मक्का, गेहूँ जैसी फसल का भी उत्पादन करते हैं, और मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों में हम लोग यूरिया का उपयोग करते हैं, जिससे कि फसलों को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि झारखंड की जो मिट्टी है उसमें अम्लीयता की मात्रा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और मृदा की अम्लीयता राज्य में कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कृषि फसलों के उत्पादन कम है। यानी कि एक समय में तो क्या होगा कि हम लोग जब उर्वरक का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब उससे नाइट्रोजन पौधों को मिलेगा तो उससे तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, लेकिन समय बीतते जाएगा और धीरे धीरे उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम होती जाएगी। जैसे कि हम लोग मुख्य रूप से जो हरित क्रांति आया था उसके बाद के परिणाम को देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही समस्या देखने को मिल रहा था। हालांकि झारखंड में फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में उर्वरक की मात्रा काफ़ी कम किया जाता है। अब झारखंड में मिट्टी के प्रमुख लक्षण क्या है? तो मिट्टी का अधिक मोटा होना और निम्न जल धारण की क्षमता, जो कि लाल मिट्टी में देखने को मिलता है। मृदा के क्षरण का खतरा, तो जो कि झारखंड में सारा बरसात का पानी अपने साथ उर्वरक मिट्टी को बहाकर ले जाता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ड्रेंच बना देते हैं ताकि उस मिट्टी को रोका जा सके।
भूमि का असमतल होना। तो झारखंड में सामान्यतः भूमि जो है वो क्या है, उबड़ खाबड़ भूमि है, जिसकी वजह से भी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। झारखंड प्रदेश में लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अम्लीय भूमि है, यानी कि टोटल हम लोग का 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। उस 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जो है वो अम्लीय भूमि है, जिसका pH मान 5.5 से भी कम है। यदि हम विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ने वाली जिलों में अम्लीय भूमि की स्थिति को देखते हैं तो उत्तर पूर्वी पठारी जोन के अंतर्गत जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग एवं रांची के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 50% से अधिक भूमि अम्लीय समस्या से ग्रसित है। यानी कि झारखंड में हम लोग मुख्य रूप से कृषि जलवायु क्षेत्र को पढ़े थे, जिसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था, और वो पहला क्लास ही था हम लोग का। तो अगर उत्तर पूर्वी पठार को देखा जाए तो उससे मुख्य रूप से जामताड़ा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, इन सभी जगहों में 50% से अधिक भूमि जो है वो अम्लीय भूमि हो चुका है। यानी कि यहाँ के किसान बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग किए होंगे, जिसकी वजह से अभी का जो मिट्टी हो गया वो काफ़ी ज़्यादा अम्लीय हो गया होगा। इसी तरह पश्चिमी पठारी में सिमडेगा, गुमला एवं लोहारदगा में 69 से 72% तक अम्लीय भूमि की समस्या है, जबकि पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में अम्लीय भूमि का क्षेत्रफल 16% से कम है। यानी कि कुल मिला के अभी तक पलामू, गढ़वा और लातेहार साइड ही मुख्य रूप से जो ज़मीन है उसकी बहुत कम मात्रा, लगभग 16% मात्रा जो है, 16% भूमि जो है वो अम्लीय भूमि है, जबकि सबसे ज़्यादा हम लोग का हो गया गुमला और लोहारदगा, सिमडेगा साइड हो गया, जहाँ पर लगभग 70% के आसपास ज़मीन कृषि योग्य भूमि जो है वो अम्लीय भूमि बन चुका है। अब दक्षिण पूर्वी जोन का बात करें तो दक्षिण पूर्वी जोन में अम्लीय भूमि की समस्या सबसे ज़्यादा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों जैसे कि सरायकेला, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में अम्लीय भूमि का क्षेत्रफल 70% के करीब है, और झारखंड प्रदेश में अम्लीयता प्रमुख समस्या है। तो झारखंड की मृदा उत्पादकता की स्थिति में क्या हो गया, तो मिट्टी तो है ही है जो कि अनुपजाऊ भी है, प्लस क्या है कि यहाँ पे जो भी उर्वरक मिट्टी है वो बह जाता है, या फिर यहाँ के किसान के द्वारा वर्तमान में उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का मिट्टी की उर्वरक क्षमता दिनों दिन कम होते जा रहा है। अगर हम लोग कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार देखें, उसको 3 भाग में बांटा था, तो उसमें हम लोग का जो सरायकेला खरसवा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम है, वहाँ का लगभग 70% भूमि जो है, जो कि कृषि योग्य भूमि है, उसका 70% भूमि जो है वो अम्लीय भूमि बन चुका है। तो झारखंड में भूमि का अम्लीयता होना ये सबसे बड़ा समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है। तो यही था हम लोग का झारखंड में मृदा उत्पादकता की स्थिति। अब आता है एक हम लोग का कि मृदा में उत्पादकता में सुधार हेतु वर्मी कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्यूर, जिसको FIM बोलते हैं या फिर खेतों का खाद बोलते हैं, के अनुप्रयोग को बताएं। तो मृदा के उत्पादकता यानी कि हम लोग खेती कर रहे ज़मीन में, खेती कर इससे उत्पादन होगा, तो जो उत्पादकता होगा, यानी कि अगर उत्पादन हम लोग का यह हम लोग का 5 डिसमिल का खेत है, और अगर इसमें हम लोग का उत्पादन 100 kg हो रहा है, तो ये 100 kg हम लोग का उत्पादन हो जाएगा, और 100 kg को जब हम 5 डिसमिल से डिवाइड कर देंगे तो 20 जो होगा ये हम लोग को उत्पादकता को बताएगा। तो यानी कि सिंपल सा बात है कि मृदा की उत्पादकता में किस प्रकार से वृद्धि किया जाएगा। मृदा की उत्पादकता में सुधार हेतु वर्मी कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्यूर के अनुप्रयोग को बताइए। हम लोग को इस क्वेश्चन में ये डील करना है कि किस प्रकार से हम लोग वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके या फिर खेतों के खाद का प्रयोग करके मृदा के उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग को ये चीज़ मुख्य रूप से डील करना है। तो झारखंड जैसे कृषि प्रधान राज्य में बेहतर कृषि कार्य और अधिकतम कृषि उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बेहतर बनाए रखना एक आवश्यक शर्त है। ये झारखंड हो या फिर कोई भी राज्य हो, जहाँ जो राज्य कृषि प्रधान है वहाँ पर कृषि कार्य को बेहतर करने के लिए या फिर कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से मिट्टी का उर्वरक शक्ति ज़्यादा होगा, तो ही वहाँ पर उत्पादन क्षमता भी वृद्धि होगी। देश के अन्य भागों के किसानों की ही तरह यहाँ के किसान की मृदा की उर्वरा शक्ति के संचरण और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए विभिन्न उर्वरकों और खादों का प्रयोग करते हैं। तो झारखंड के किसान भी बाकी राज्यों के किसान की तरह ही यहाँ पे मृदा में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के उर्वरक या फिर खादों का प्रयोग करते हैं, जिसका तत्कालीन लाभ उनको मिलता है, लेकिन उसका दीर्घकालिक परिणाम उनके नकारात्मक में पड़ता है। अब यहाँ भी यह उल्लेखनीय है कि राज्य में ऐसे किसानों की भी बहुतायत संख्या है जो उर्वरक का खर्च वहन करने में असमर्थ है। अब क्या है कि झारखंड की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के किसान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वे खुद से उर्वरक भी नहीं खरीद पाते हैं, तो मजबूरन वे उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे किसानों के खेतों की मिट्टी में उर्वरा शक्ति के संरक्षण
संरक्षण और सुधार पूरी तरह जैव पदार्थ और जैविक खादों पर ही निर्भर है। तो अगर यहाँ के किसान अगर उर्वरक को खरीद नहीं पा रहे हैं तो सिंपल सभी अपने खेती में जैविक पदार्थ या फिर जैविक खादों का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे में जो किसान उर्वरक का बिना सोचे समझे उपयोग कर रहे हैं उनके खेतों की उर्वरा शक्ति का दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है। तो जो किसान रोज़ उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी जो खेत है उनकी उर्वरक शक्ति में दिनों दिन कमी देखने को मिल रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मिट्टी की गुणवत्ता और विशेषताओं की गहन जांच करके ऐसे वैकल्पिक उपायों की तरफ मुड़ा जाए जो कम आर्थिक लागत में पौधे के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करा सकें। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि मिट्टी की गुणवत्ता को जांच करना चाहिए कि हम लोग का मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व का कमी है और उस पोषक तत्व के अनुसार हम लोग को डीएपी या फिर यूरिया या फिर जो भी सामग्री है उसको देना चाहिए, जो कि कम लागत में हम लोग के पास उपलब्ध भी हो जाएगा। अब जैव पदार्थ व जैविक खादों का प्रयोग इस दिशा में एक सराहनीय व धारणीय पहल माना जाता है। तो सिंपल सा है क्या कि अगर हम लोग जैविक पदार्थ का या फिर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं तो हम लोग के भूमि का पैदावार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ भूमि की उर्वरक क्षमता भी दिनों दिन बढ़ती जाएगी, इसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और क्या है कि जैविक पदार्थ जो है, जैविक खाद जो है वो उसको हम लोग घर में ही बना सकते हैं और बाकी डीएपी यूरिया से भी वो सस्ता पड़ेगा और जैविक खाद को हम लोग बेच के भी हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन झारखंड के किसान उतने जागरूक नहीं हैं, या तो झारखंड के किसान उतने शिक्षित नहीं है, या फिर झारखंड के किसान को सरकार के द्वारा जो योजना चल रहा है उसके बारे में पता भी नहीं होता है कि वे उनका लाभ ले पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पे है। और सामान्यतः मृदा उर्वरता के संरक्षण और संवर्धन हेतु जैविक खादों में मुख्य रूप से केचुआ खाद तथा गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खाद में ही एक केचुआ खाद हो गया या फिर गोबर की खाद, हम इन दोनों को भी देखेंगे कि केचुआ खाद कैसे बनता है और गोबर की खाद कैसे बनती है, जो कि मुख्य रूप से हम लोग का FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर के अंतर्गत आ जाएगा। तो झारखंड में क्या हो गया यहाँ पे कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य हो गया, या फिर कोई भी कृषि प्रधान राज्य है तो वहाँ पे कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के किसानों की भूमि का उर्वरक क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लेकिन दिनों दिन किसान के द्वारा उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से तत्कालीन लाभ तो उनको मिल रहा है, लेकिन बाद में उनकी मृदा की उर्वरक शक्ति में कमी देखने को भी मिल रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो हम लोग को सबसे पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए, उसमें क्या क्या पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसी के आधार पर हम लोग वैकल्पिक तरीकों को ढूंढेंगे जिससे कि हम लोग कम लागत होगा और मृदा की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। जिसमें सबसे बड़ा विकल्प निकल कर आता है जैविक खाद या फिर जैविक कृषि, जिससे मुख्य रूप से हम लोग केचुआ खाद या फिर गोबर के खाद का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम लोग केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कैसे होता है। तो केचुआ खाद नाम से समझ में आ रहा है कि ये केचुआ से निर्मित होता होगा कुछ। तो यह केचुए के द्वारा तैयार की गई एक खाद है। केचुआ जो कि हम लोग हर कोई जानते हैं, केचुए को लंबा सा होता है ऐसा करके। और सामान्यतः झारखंड में केचुए का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता है। तो केचुआ भूमि में अपना महत्वपूर्ण योगदान भूमि सुधारक के रूप में देता है। केचुआ अपने आहार के रूप में मिट्टी तथा कच्चे जीवाश्मों को निगल कर अपनी पाचन नालिका से गुजारता है, जिससे वह महीन कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाता है और अपने शरीर से बाहर छोटी छोटी कास्टिंग्स के रूप में निकालता है। इसी कंपोस्ट को केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है और यह खाद मात्र 45 से 75 दिनों में तैयार हो जाता है, यानी कि लगभग 2 महीने के अंतर्गत यह खाद तैयार हो जाता है। तो क्या होता है इसमें कि जो केचुआ होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि केचुआ कितना मात्रा में डालेंगे, कैसे क्या होगा। तो सिंपल से क्या है कि केचुआ खाद जो वो केचुआ के द्वारा निर्मित होता है। इसमें केचुआ क्या करता है कि वह अपने खाना के रूप में मिट्टी तथा जो कच्चे जीवाश्म हो गया, जैसे कि हम लोग के घर से जो कचरा निकलता है, सब्जी का छिलका, वो सब, तो वो सारा चीज़ मुख्य रूप से केचुआ के द्वारा खाया जाता है और खाने के बाद उसको हजम करके वो फाइनली उसके कंपोस्ट के रूप में बाहर निकालता है और वही कंपोस्ट हम लोग का केचुआ खाद के रूप में कार्य करता है और उसी कंपोस्ट को हम लोग केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो कि सामान्यतः 2 महीने के आसपास लगभग 45 से 75 दिन के आसपास तैयार हो जाता है। अब केचुआ खाद के विभिन्न तत्वों की मात्रा। तो केचुआ खाद एक उच्च पौष्टिक तत्वों वाली खाद होती है। इसमें नाइट्रोजन, जिसके लिए हम लोग सामान्यतः यूरिया देते हैं खेतों में, फास्फोरस जिसके लिए हम लोग डीएपी देते हैं, और पोटास होता है। यानी कि जो केचुआ खाद होता है उसमें नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटास भी पाया जाता है। यानी कि अगर हम लोग केचुआ खाद देते हैं, सिंपल सा वर्मी कंपोस्ट देते हैं, तो अभी हम लोग जो यूरिया और डीएपी देते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के खाद देते हैं सामान्यतः किसान के द्वारा, तो उसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ अगर केचुआ खाद देते हैं तो ही हम लोग का काम हो जाएगा। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। केचुए की गतिविधियों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ प्राकृतिक तत्वों से मिश्रित होने के कारण यह खाद देने से मिट्टी अधिक उपजाऊ बन जाती है। तो जो कि
केंचुआ चूँकि उन सभी कचड़ों को खाकर उसको हजम करके उसको फाइनली निकालता है, तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक घटना हो गया। तो उनके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो प्राकृतिक तत्वों से मिश्रित होते हैं, जिसके कारण से अगर हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में किसी प्रकार की उर्वरक क्षमता में कमी नहीं आती है। तो केंचुआ खाद में क्या हो गया, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की भी पूर्ति होती है, फास्फोरस की भी पूर्ति होती है और पोटास की भी पूर्ति होती है। अब ये केंचुआ खाद बनाने का मेथड क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शेड बनाएंगे और इस शेड के नीचे हम लोग सूखे चारे की 6 इंच की मोटी परत बिछा देंगे। फिर क्या होगा, इसके ऊपर 6 इंच पक्की गोबर की खाद बिछाएं और पानी से भिगोकर 2 दिन के लिए छोड़ दें। यानी कि सबसे पहले एक शेड बनाएंगे, इस शेड में क्या करेंगे 6 इंच का मोटी परत हम लोग किसी चारे का बिछा देंगे। इसके बाद इस 6 इंच के ऊपर हम लोग फिर से क्या करेंगे 6 इंच का गोबर का लेयर बिछा देंगे और इसमें पानी से भिंगाकर हम लोग इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। अब क्या हो गया कि 100 केंचुआ प्रति वर्ग फीट के दर से, अब ये आपका जिस मेजरमेंट से बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा कि 100 केंचुआ प्रति वर्ग फीट के दर से हम लोग इसमें समान रूप से बिछा देंगे और इसके ऊपर 9 इंच मोटी कूड़े कचरे की तह बिछा देंगे। यानी कि क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग ऐसा एक सेट बनाएंगे, इसमें 6 इंच क्या करेंगे हम लोग 6 इंच का सूखा चारा डालेंगे और इस 6 इंच के ऊपर हम लोग फिर से क्या करेंगे 6 इंच का हम लोग गोबर का मोटा लेयर बिछा देंगे। अब प्रति वर्ग फीट 100 केंचुआ के अनुसार हम लोग इसमें केंचुआ डाल देंगे और फिर क्या करेंगे इसमें 9 इंच 6 फीट तो ये हो गया। अब इसके ऊपर 9 इंच हम लोग क्या करेंगे, तो 9 इंच मोटा कूड़ा कचड़ा का तह बिछा देंगे। इसमें प्लास्टिक, कांच और लोहा इत्यादि नहीं होना चाहिए और फाइनली इसको हम लोग क्या करेंगे बोरे से ढक देंगे। फिर क्या करेंगे, बोरे पर पानी का छिड़काव समय समय पर करते रहेंगे ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बना रहे। एक माह बाद पूरे ढांचे को ऊपर से नीचे मिला दें। यानी कि अब जो हुआ था इसको हम लोग पूरी तरीके से मिला देंगे ऊपर से नीचे और फिर बोरे से ढककर पानी छिड़ककर नमी बनाए रखें। 60 से 65 दिन में 3 से 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो क्या किया हम लोग, सबसे पहला केंचुआ खाद बनाने के लिए एक शेड का निर्माण किए। इस शेड में हम लोग क्या किए 6 इंच तक हम लोग क्या किए कोई भी सूखा चारा का मोटा लेयर बिछा दिए। फिर इसके अगला 6 इंच तक हम लोग क्या किए गोबर का एक मोटा परत दे दिए और उसको हम लोग ढक दिए और पानी से अच्छा से इसको भिंगा दिए। फिर प्रति वर्ग फीट के आधार पर 100 केंचुआ के आधार पर हम लोग इस पर केंचुआ छोड़ दिए और इसके ऊपर 9 इंच तक हम लोग क्या किए एक मोटा लेयर कूड़ा कचरा का बिछा दिए। लेकिन ध्यान देना है कि इसमें हम लोग का लोहा, प्लास्टिक या फिर कांच, कांटी ये सब नहीं होना चाहिए। और फाइनली इसको हम लोग फिर से बोरा में ढक दिया और बोरा में पानी देके इसको नमी प्रदान कर देते हैं। फिर 1 महीना होता है और 1 महीने के बाद हम लोग इसको फिर से पूरा ऊपर से नीचे इसको हम लोग अच्छा से मिला देते हैं। फिर बोरा ढक देंगे और फिर इसमें पानी छिड़क देंगे और ऐसा ही प्रक्रिया में 60 से 65 दिन के अंतर्गत जो केंचुआ है वो सभी केंचुआ को खाकर हजम करके उसको फिर से बाहर निकाल देगा और वही क्या बन जाएगा हम लोग का केंचुआ खाद बन जाएगा। तो 60 से 65 दिन में हम लोग 3 से 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट या फिर केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं और इससे 20 से 25 हज़ार केंचुए बढ़ जाते हैं। अब क्या है, जितना हम लोग केंचुआ छोड़े थे उससे केंचुआ की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं उन केंचुओं को फिर से उपयोग में ला सकते हैं और इस तरह एक वर्ष में हम लोग 4 से 5 बार वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और इस वर्मी कंपोस्ट का उपयोग आप अपने खेत में भी कर सकते हैं या फिर आप इस वर्मी कंपोस्ट को बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो सिंपल सा है कि वर्मी कंपोस्ट को हम लोग घर में ही रेडी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग का बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बनाए रखता है, प्लस इससे जो अनिवार्य पोषक तत्व है जिसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के यूरिया, डीएपी का प्रयोग करते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बन गया हम लोग का केंचुआ खाद बन गया या फिर वर्मी कंपोस्ट रेडी हो गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो खेत की अंतिम जुताई में केंचुआ खाद डालकर अच्छी तरह मिला ले। पौधे लगाते समय प्रत्येक गड्ढे में 30 से 35 ग्राम केंचुआ खाद डालें और मिट्टी चढ़ाते समय 30 से 35 ग्राम केंचुआ खाद हर पौधे में डालें। यानी कि क्या हो गया, जब खेत का फाइनल जुताई करना है तो उस समय केंचुआ खाद डालकर उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। पौधा जब लगाएंगे तो प्रत्येक पौधे के गड्ढे में 30 से 35 ग्राम केंचुआ खाद डालना है। और सभी फसलों में केंचुआ खाद का प्रयोग किया जा सकता है, कीटनाशक एवं रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करें। अब सावधानी क्या है केंचुआ खाद को लेकर, तो जो केंचुए होते हैं वे नाजुक होते हैं, ये अधिक धूप सहन नहीं कर सकते हैं। अतः हम लोग जो शेड बनाएंगे वो कुछ ऐसी जगह पर होना चाहिए जो छायादार होगा, यानी कि पेड़ के नीचे हम लोग सामान्यतः बना सकते हैं। ताजे गोबर का प्रयोग नहीं करना है और जो गोबर हम लोग देंगे उसमें लगभग 60% का नमी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बार बार उसमें पानी का छिड़काव करते हैं और बोरा से ढकते हैं ताकि उस पर नमी बना रहे। कूड़े कचड़े के अपघटन ना होने वाली चीज़ जैसे कि शीशा हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये सब तो केंचुआ खा नहीं सकता है, तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। तैयार केंचुआ खाद दानेदार भूरे रंग का होता है, जिससे तैयार होने के बाद केंचुए को अलग करके फिर से खाद बनाने में उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया केंचुआ खाद के लिए हम लोग को सावधानी बरतना है। लाभ क्या हो गया,
तो लाभ वही हो गया कि हम लोग का जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो लंबे समय तक बना रहता है। प्लस क्या होता है कि हम लोग का जो लागत होता है, कृषि लागत, वो भी कम होता है। तो केंचुआ खाद को भूमि में बिखरने से तथा भूमि में इनकी सक्रियता से भूमि भुरभुरी एवं उपजाऊ बनती है, जिससे पौधों की जड़ों के लिए उचित वातावरण बनता है और इसका अच्छा विकास होता है। केंचुआ खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करती है तथा भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करती है। केंचुआ खाद में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व पौधे प्राप्त कर सकते हैं और केंचुआ खाद के प्रयोग से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसके पोषक तत्व और जल संरक्षण क्षमता बढ़ जाती है। वह हवा का आवागमन भी मिट्टी में ठीक रहता है। तो जो कि जो मिट्टी, झारखंड का मिट्टी जो हार्ड हो जाता है, लेकिन जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो वो मिट्टी भुरभुरी रहेगी। अगर भुरभुरी रहेगी तो वो पानी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और हवा की मात्रा भी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेगी। केंचुआ खाद कूड़ा करकट, गोबर और फसल अवशेषों से तैयार की जाती है तथा गंदगी को कम करती है तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखती है। केंचुआ खाद टिकाऊ खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह जैविक खेती की दिशा में एक नया कदम है। तो ये हो गया हम लोग का केंचुआ खाद से संबंधित जितने भी प्रावधान थे कि केंचुआ खाद क्या होता है और उसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, या फिर इसकी सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो चूँकि हम लोग का क्वेश्चन था क्या कि मृदा की उत्पादकता में सुधार हेतु वर्मी कंपोस्ट, तो एक तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक क्वेश्चन कि मृदा में उत्पादकता को सुधार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और दूसरा है हम लोग का फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हम लोग सामान्यतः खेतों का खाद बोलते हैं, इसका अनुप्रयोग करते हैं। तो इसको अब देखते हैं, खेतों का खाद, ये रहा खेतों का खाद यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। तो खेतों का खाद का असर क्या है, गोबर, गोमूत्र, कृषि अवशिष्ट आदि के पुनर्रूप में विकसित मिश्रण से है। खेतों का खाद गौशाला से प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है, जिसमें गोबर के साथ गोमूत्र भी मिला होता है। यानी कि खेतों का खाद जिसको हम लोग FIM बोल रहे हैं, इसमें सामान्यतः क्या होता है, गाय का गोबर, गोमूत्र या फिर कृषि अवशिष्ट जो होते हैं वही शामिल होते हैं। और खेतों का खाद जो होता है ये गौशाला से प्रतिदिन हम लोग एकत्र करते हैं, जिसमें गोबर के साथ साथ गोमूत्र भी शामिल होता है। गोबर की खाद, तो गोबर की खाद क्या है इसी को देखते हैं हम लोग। तो झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्राचीन काल से ही गोबर की खाद का उपयोग कृषि कार्य हेतु होता आया है। आज भी सामान्य तौर पर हम लोग क्या करते हैं, गोबर का प्रयोग, मतलब कोई भी अनाज को लगाने से पहले खेत में या फिर बाड़ी भूमि में हम लोग गोबर का छिड़काव करते हैं। और गोबर के खाद में मुख्य रूप से पशुओं के गोबर, मूत्र, उनके बचे खुचे चारे दाने, उनके रहने की जगह पर बिछाए गए खड़ बिछाली, पराली, विशेषकर शीत ऋतु में पशुओं के उपयोग किए गए पराली अवशेषों का उपयोग होता आया है। यानी कि गोबर की खाद में हम लोग जो बोलते हैं ना गोहाल, तो गोहाल में जो भी चीज़ आ रहा है उसी का प्रयोग गोबर की खाद में किया जाता है। जैसे कि क्या हो गया कि गोबर तो होगा ही होगा, प्लस पशुओं का मूत्र हो जाएगा, गोमूत्र हो जाएगा, या फिर उनको जो खाना देते हैं उसमें जो बचता है यानी कि बचा खुचा चारा दाना हो जाएगा, या फिर उनकी जगह पर ठंडे के दिनों में हम लोग जो बिछाते हैं पराली ताकि उनको गर्मी मिलता रहे, तो उन सभी चीज़ों का प्रयोग करके उन्हीं के अवशेष से क्या बनता है, गोबर का खाद बनता है। और इन्हीं मिश्रित सामग्री के सड़ने से बने पदार्थ सामान्यतः गोबर की खाद के रूप में उपयोग होते आए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल के किसी साइड में एक जगह फेंक के निगाह के रख देते हैं और बाद में जाकर फिर हम लोग उसी का उपयोग करते हैं, जो कि किसान के लिए लाभदायक होता है। इसमें सामान्यतः वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, परंतु गांव के सामान्य किसान जानकारी के अभाव में इनका अकुशल उपयोग करता है। यदि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाए और कुशलतापूर्वक इनका उपयोग किया जाए तो ये अच्छी पैदावार की पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं। लेकिन समस्या वही आ जाता है कि झारखंड के किसान उतने जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वे इनका उचित प्रकार से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब गोबर की खाद के मुख्य घटक क्या हो गया, तो ठोस पदार्थ यानी कि पशुओं का गोबर हो जाएगा, द्रव पदार्थ यानी कि पशुओं के मलमूत्र शामिल हो जाएंगे इसमें, पशुओं के रहने के स्थान पर बिछाए गए खड़ बिछाली, पुआल, चारे का शेष भाग या फिर घर या पशुशाला की राख, ये सभी चीज़ गोबर की खाद के मुख्य घटक के रूप में शामिल हो जाते हैं। अब इसको तैयार करने का जो विधि है वो काफ़ी सरल विधि है, क्योंकि कुछ तो करना ही नहीं पड़ रहा इसको। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो गोबर की खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि किसान अपने पास उपलब्ध कच्चे माल के अनुरूप गड्ढे का निर्माण करें, यानी कि कितना आप गोबर प्रतिदिन आपको मिल रहा है उसके अनुसार आप एक गड्ढा का निर्माण कर ले, ताकि गड्ढे में नियमित अंतराल पर कच्चे माल की आपूर्ति हो सके। सामान्यतः गड्ढे की गहराई 1 मीटर के आसपास रहनी चाहिए, गड्ढे की चौड़ाई 2 से 3 मीटर और लंबाई आवश्यकता अनुसार आपको जो लगे वो बना सकते हैं। वर्षा का पानी इसमें नहीं घुसना चाहिए, इसलिए सामान्यतः हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको ऊंचा जगह पर बनाएंगे या तो ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि बरसात का पानी इस गड्ढे में ना आए। और गड्ढे की दीवार पर फर्श की सतह पक्की हो ताकि खाद के घुलनशील पोषक तत्व निष्छालन द्वारा रिसकर बर्बाद न हो जाए। चूँकि गोबर और मूत्र ही खाद के मुख्य अवयव हैं,
इसलिए प्रयास होना चाहिए कि इनका कुशलतापूर्वक उपयोग हो। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। तो अगर हम लोग जैविक खाद का उपयोग नहीं करते हैं तो हम लोग गोबर खाद का भी उपयोग कर सकते हैं और इसको बनाने में भी हम लोग को बहुत कम लागत लगेगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो ये क्वेश्चन था जिसमें 2 चीज़ का डिमांड किया गया था, एक तो हो गया हम लोग का कि मृदा की उत्पादकता में वर्मी कंपोस्ट का योगदान क्या है, और दूसरा फार्म यार्ड मैन्योर जिसमें मुख्य रूप से खेतों के खाद में हम लोग गोबर खाद को देखें। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा वर्ड है, इतना वर्ड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो लेकिन इसको पढ़ना है, इन सारा वर्ड को पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड चलते रहेंगे और आप एटलीस्ट 500 वर्ड 550 वर्ड के आसपास आंसर को लिख सकते हैं। अब आगे है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, बैक्टीरिया तथा उनका उपयोग। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण मतलब क्या हो गया कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है हम लोग का, नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। और यह जो प्रक्रिया है ये सामान्य तौर पर जीवाणु के द्वारा या फिर कुछ बहुत सारे पौधे होते हैं जिनकी जड़ में भी कुछ कुछ जीवाणु मौजूद होते हैं, उनके द्वारा मुख्य रूप से यह प्रक्रिया किया जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या हो गया, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया। अब पौधों के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वों में नाइट्रोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो हम लोग देखे भी थे कि यूरिया का उपयोग करते हैं हम लोग जिससे कि पौधों को नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन दीर्घ समय अवधि के बाद हम लोग को उसकी हानि भी देखने को मिलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम लोग जैविक खाद को देखें, गोबर खाद को देखें जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन भी मिलेगा। और हमारे प्रदेश में मिट्टियों में इस तत्व की विशेष कमी होती है। तो पौधों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व में नाइट्रोजन है, लेकिन हम लोग के झारखंड में जो मिट्टी है उस मिट्टी में नाइट्रोजन की विशेष कमी देखने को मिलता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की 2 विधियाँ, एक तो प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि। तो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, जो बोले कि कुछ वातावरण सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर पौधों में सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि वातावरण के नाइट्रोजन का प्रयोग करके मुख्य रूप से इसको नाइट्रेट्स में बदलने का कार्य करते हैं। तो 2 तरह के सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन यौगिकीकरण में भाग लेते हैं। पहले प्रकार के सूक्ष्मजीव मिट्टी में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हुए नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। इन्हें असहजीवी सूक्ष्मजीव कहते हैं, यानी कि वैसे जीव जो कि मिट्टी में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वायुमंडल के नाइट्रोजन का प्रयोग करके उसको नाइट्रेट्स में बदल रहे हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग असहजीवी सूक्ष्मजीव कहते हैं, जिनमें कि एजिटोबैक्टर आ गया, क्लोस्ट्रीडियम आ गया, या फिर एजोस्पिरिलम आ गया, बेसिलस आ गया, नीलहरित शैवाल जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं हम लोग। तो ये सभी हम लोग का प्रमुख हो जाता है। और दूसरे प्रकार के सूक्ष्मजीव में दलहनी फसलों के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं और उनके जड़ों में पाए जाते हैं। यानी कि अब जो दूसरा प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो दलहनी पौधों के जड़ में पाए जाते हैं। उनकी जड़ ग्रंथि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं और इन्हें सहजीवी सूक्ष्मजीव के नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी कि क्या हो गया कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया। अब इसमें 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रूप से और एक कृत्रिम रूप से। अब इसमें क्या हो गया, 2 प्रकार का सूक्ष्मजीव आ रहा है, एक असहजीवी सूक्ष्मजीव और एक सहजीवी सूक्ष्मजीव। तो असहजीवी सूक्ष्मजीव में मुख्य रूप से हम लोग का एजिटोबैक्टर आ गया, बेसिलस आ गया, एजोस्पिरिलम आ गया, या फिर हम लोग का नीलहरित शैवाल आ गया। जबकि दूसरे प्रकार का सूक्ष्मजीव जो कि मुख्य रूप से दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं सहजीवी सूक्ष्मजीव। तब है असहजीवी सूक्ष्मजीव द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सहजीवी सूक्ष्मजीवों के अलावा प्रकृति के कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं और उसी को हम लोग असहजीवी सूक्ष्मजीव कहते हैं, जो वायुमंडल या नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने में सक्षम होते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीवों द्वारा संपन्न होने वाली वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की क्रिया को असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गया। ये परपोषित सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन यौगिकीकरण हेतु आवश्यक ऊर्जा जड़ों अथवा मिट्टी के जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जैसा कि इनके नाम परपोषित से स्पष्ट होता है। अब देखते हैं हम लोग एजिटोबैक्टर। तो एजिटोबैक्टर क्या है, तो ये भी स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हुए नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणुओं में एजिटोबैक्टर का महत्वपूर्ण स्थान है। कृत्रिम रूप से तैयार किए गए एजिटोबैक्टर जीवाणु के संवर्धन के प्रभाव का अध्ययन विभिन्न फसलों की उपज पर देखा गया है, जिनसे प्राप्त परिणाम काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं।
यानी कि कृषि में मुख्य रूप से एजिटोबैक्टर का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से कृषि में जो परिणाम आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा परिणाम रहा है। उल्लेखनीय है कि एजिटोबैक्टर में नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अलावे बीजों के अंकुरन में वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। यानी कि ये जो एजिटोबैक्टर है ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण तो कर ही रहा है, इसके साथ ही साथ बीज के अंकुरन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिणाम स्वरूप प्रति इकाई क्षेत्रफल में पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। साथ ही पौधों की जड़ों में जीवन भर में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रारंभ में पौधे में विशेष प्रकार के शक्ति का संचार हो जाता है। यानी कि एजिटोबैक्टर जो 2 प्रकार की भूमिका निभा रहा है। एक तो क्या हो गया, वो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और दूसरा किसी भी बीज के अंकुरन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब क्या होता है कि हम लोग बीज तो दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे बीज जो है तो वो अंकुरित ही नहीं होते, परिणामस्वरूप उनसे कोई भी पौधा नहीं निकलता। लेकिन जो एजिटोबैक्टर है वो क्या करता है, उसके अंकुरन में सहायता करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति हेक्टेयर में हम लोग का पौधे की संख्या में भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसका जीव भार में भी वृद्धि होने लगता है, जो कि किसी भी किसान के लिए लाभदायक होगा। फिर है नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं, और यहाँ जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो पड़ा है, साइनोबैक्टीरिया। इसको हम लोग नील हरित शैवाल को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो इसका नीला रंग होने की वजह से ही इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब है नील हरित काई। वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो जो नील हरित शैवाल है, या फिर जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के नाम से जान रहे हैं, इसका प्रयोग मुख्य रूप से धान की फसल में किया जाता है। यह जैविक खाद नाइट्रोजनधारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। यानी कि हम लोग जो जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं उसके स्थान पर अगर हम नील हरित शैवाल का प्रयोग करेंगे तो ये हम लोग को ईजिली मिल जाएगा, जो कि धान की फसल को न सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, बल्कि उस धान के खेत में नील हरित काई के अवशेष से बने खाद के द्वारा उसकी गुणवत्ता व उर्वरता कायम रखने में मददगार साबित होती है। यानी कि जो नील हरित शैवाल है इसकी वजह से हम लोग का जो फसल है उसका उत्पादन में तो वृद्धि होता ही होता है, प्लस इसके वजह से इसका जो अवशेष बच जाता है उसके द्वारा जो खाद का निर्माण होता है उससे भी मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता में वृद्धि होती है। फिर है एजोस्पिरिलम। ये क्या है, तो यह भी एक जैव उर्वरक है जिसमें एजोस्पिरिलम बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया पौधे की जड़ों में बसता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, और यह पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है और मिट्टी की सेहत को सुधार करता है। यानी कि एजोस्पिरिलम जो है ये मुख्य रूप से पौधे के जड़ में बसता है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है, जिसकी वजह से मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति होते रहती है, और परिणामस्वरूप पौधों की वृद्धि भी होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। यह पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेने में मदद करता है। यह कृत्रिम उर्वरक के इस्तेमाल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। सिंपल सा बात है, अगर हम लोग एजोस्पिरिलम का प्रयोग करेंगे तो जो DAP हो गया, यूरिया हो गया, उसका इस्तेमाल हम लोग कम करना कर देंगे शुरू। फिर यह पौधे की शक्ति और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह जड़ प्रसार को बढ़ाता है। यह पौधे की वृद्धि को उत्तेजित करता है, और यह पार्श्व जड़ों, जड़ क्षेत्र की संख्या और लंबाई में भी वृद्धि करता है। इसके साथ ही साथ यह पानी और खनिज अवशोषण में सुधार करता है। तो अगर हम लोग इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो उर्वरक हो गया उन सभी चीज़ों का प्रयोग करना कम कर देंगे। अब आगे है एजोला। तो एजोला पानी में पनपने वाला एक छोटा बारीक पौधे की जाति होता है, जिसका वैज्ञानिक भाषा में फर्न कहा जाता है। एजोला की पंखुड़िया में एनाबीना नामक नील हरित काई के जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यानी कि एजोला क्या हो गया, तो एक छोटा सा बारीक पौधा होता है जिसका वैज्ञानिक नाम फर्न होता है। ये क्या करता है, इसमें मुख्य रूप से नील हरित काई के जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करना शुरू कर देता है, और इसके परिणाम स्वरूप पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। अजोला का प्रयोग मुख्यतः धान की खेती में किया जाता है। तो नील हरित शैवाल और एजोला ये दोनों का प्रयोग मुख्य रूप से धान की खेती में किया जा रहा है, जिसमें सभी किस्मों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो एजोला का भी बहुत सारे प्रकार है, उनमें हम लोग सभी प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं
तो अधिक लाभ मिलता है। और धान की रोपाई में 20 से 25 दिन बाद हम इसे खेतों में डाल सकते हैं। एक बार डालने के बाद आसानी से पूरे खेत में यह फैल जाता है, यानी कि ये छोटा छोटा पत्ता टाइप का होता है, आप लोग खेत में इसको जरूर देखे होंगे, मतलब पूरा हरा टाइप का नजर आता है। तो अगर हम थोड़ा सा उसको डाल देंगे तो वो धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहता है। खेती में एजोला को हरी खाद के रूप में रामबाण माना गया, क्योंकि ये हरा हरा दिखता है, पूरा हरा हरा छोटा छोटा डिजाइनदार रहता है ये पूरा, तो हरा हरा दिखता है, इसलिए इसको हरी खाद भी कहा जाता है और हरी खाद के रूप में इसको रामबाण माना जाता है। अजोला को खाद के रूप में प्रयोग करने से भूमि में कार्बनिक गुणों में बढ़ोतरी और फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति करना मुख्य कार्य है। एजोला में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। तो इसमें सौर ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता पाई जाती है और उसी सौर ऊर्जा का प्रयोग करके वो मुख्य रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। संयुक्त नाइट्रोजन की उपस्थिति में यह नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करने में सक्षम होता है। सघन पर्ण घनत्व के कारण इनसे प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में 37 टन जैव पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनके कुछ दोष भी है, जैसे कि ये ज़्यादा धूप सहन नहीं कर पाते हैं, अगर ज़्यादा धूप देगा तो खत्म हो जाएगा, या नहरों या फिर अन्य जल स्रोतों में उगकर उसके लिए एक समस्या भी बना देता है। और शीघ्र ही इसका स्वालयन हो जाने के कारण इनके संरक्षण एवं यातायात में बाधा पड़ती है, यानी कि ये तुरंत ही डैमेज हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप इसको लंबा समय तक रख नहीं सकते, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो हो सकता है कि यातायात के समय ही जो हम लोग का एजोला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही था एजोला। अब है राइबोजियम। तो दलहनी फसल में राइबोजियम नामक जीवाणु वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाइट्रोजन को खींचकर जड़ की ग्रंथियों में यौगिकीकरण करता है। तो ध्यान रखना है कि राइबोजियम जो है वो हम लोग का मुख्य रूप से दलहनी फसलों में पाया जाता है, जो कि दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है, और यह प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन को खींचकर जो जड़ है वहाँ पे स्थिर कर देते हैं। फसल कटने के बाद में जड़ ग्रंथियाँ जड़ों के साथ भूमि में रह जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फसल होता है उसको काटते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जो जड़ होता है वो जड़ खेत में ही हम लोग का रह जाता है और उसमें नाइट्रोजन भूमि में रह जाते हैं और भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो राइबोजियम क्या हो गया, ये मुख्य रूप से दलहनी फसल में पाया जाता है। ये क्या करते हैं, पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, और हम लोग जब फसल को कटाई करते हैं तो फसल का जड़ होता है वो मुख्य रूप से खेत में ही रह जाता है, जिसके परिणामस्वरूप खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है और वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो दिनों दिन बढ़ते जाता है। तो यही था हम लोग का नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन कौन सहायक है और इसका उपयोग किस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब एक आता है हम लोग का जैविक खेती की अवधारणा। तो जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या फिर न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। यानी कि क्या होगा, जैविक खेती में हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से वैसे उर्वरक जो कि हम लोग का लैब में बनता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सभी चीज़, तो इन सभी चीज़ों के कम प्रयोग पर या फिर प्रयोग नहीं करने पर जैविक खेती जो होता है वो क्या करता है, जोर डालता है, तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। यानी कि जैविक खेती में मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, जो संश्लेषित उर्वरक होते हैं इन सभी चीज़ों के प्रयोग को हम लोग कम करते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग हरी खाद, कंपोस्ट आदि चीज़ के प्रयोग पर जोर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैविक खेती से आशय खेती की ऐसी विधि से है जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों या फिर उद्योगों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवारनाशियों तथा वृद्धि नियंत्रण के प्रयोग की जगह जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है, तथा जिससे मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण बना रहता है। यानी कि जैविक खेती क्या हो गया, खेती का एक मेथड हो गया जिसमें क्या दीर्घकालीन और स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए हम लोग यूरिया, डीएपी यानी कि जो रसायन है, या फिर जो कीटनाशक हो गया, खरपतवारनाशी हो गया, इन सभी चीज़ों के प्रयोग पर कंट्रोल करते हैं और इनके स्थान पर हम लोग जीवांश युक्त खादों का प्रयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग का मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है और पर्यावरण प्रदूषण को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग कीटनाशक, खरपतवारनाशी यानी कि रासायनों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को तो प्रदूषित करते ही करते हैं, जमीन के माध्यम से जल नदी नाले में जाते हुए जल को भी प्रदूषित करते हैं, और मृदा तो प्रदूषित होता ही होता है, और दीर्घकाल के बाद क्या होता है कि मृदा की उर्वरक क्षमता भी घट जाती है। तो उसके वैकल्पिक उपाय के रूप में हम लोग मुख्य रूप से जैविक खेती पर जोर देते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या में भोजन की आपूर्ति के लिए कृषि कार्य में रासायनिक खादों व कीटनाशकों के प्रयोग के अनिवार्य मान लिया गया था, परंतु पिछले कई दशकों से मानव स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव ने सारे विश्व का ध्यान जैविक खेती की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जैविक खेती से ही मृदा की उर्वरकता
में एक प्रकार का अस्थायित्व बना रहता है, जिससे सतत विकास या धारणीय विकास को भी बल मिलता है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे थे वहाँ देखे भी थे कि जो हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति के बाद मुख्य रूप से खेती में उर्वरक, डीएपी ये सब चीज़ों का प्रयोग होने लगा था, जिसकी वजह से उस समय तो पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे इससे क्या क्या हानि है वो सारा चीज़ बाहर निकल कर आने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा विश्व जागृत होना शुरू हुआ और उनको इसके उपाय के रूप में जैविक खेती दिखने लगा। और अगर जैविक खेती होगा तो ही क्या होगा कि जो मिट्टी की उर्वरता होगी वो लंबे समय तक बने रहेगी, हम लोग के स्वास्थ्य पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस सतत विकास के लिए जैविक खेती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैविक खेती के लाभ क्या है, तो पर्यावरणीय दृष्टि से लाभ होगा ही होगा, क्योंकि रासायनिक विधि से खेती की अपेक्षा जैविक खेती में पर्यावरण शुद्ध रहता है। इससे पर्यावरण में जहरीले कीटनाशकों का अंतरण होने का भय समाप्त हो जाता है। मिट्टी, खाद्य पदार्थों, जमीन में पानी के रिसाव के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में सुधार होता है। कृषकों के दृष्टि से लाभ होता है, क्योंकि कृषकों को मुख्य रूप से डीएपी, यूरिया खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जो कि बहुत सारे झारखंड के किसान सक्षम भी नहीं होते हैं। लेकिन जो जैविक खाद होता है उसको वे खुद से स्वतः बना सकते हैं और ये काफ़ी कम कीमत पर ही उपलब्ध हो जाएगा। झारखंड में जैविक खेती क्या है, तो झारखंड में रासायनिक उर्वरकों एवं दवाओं का उपयोग अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम हुआ है और कई ऐसे जिले हैं जहाँ के किसान इनका उपयोग नहीं के बराबर करते हैं और इनकी खेती को भी जैविक कृषि ही कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर मुख्य रूप से किसान के द्वारा यूरिया, डीएपी ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पीछे का वजह जो भी हो, या तो वे आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वे जो भी खेती करते हैं उसी को हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। इन्हें राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता और इसके लिए सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों तथा बैंकों को सार्थक पहल करनी होगी। भूमि के प्रमाणीकरण के लिए बहुत सी प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं जो कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण करती है, जिससे विश्व स्तरीय जैविक उत्पादन संभव हो सके और किसानों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में सुधार हो सके। तो झारखंड में मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि उर्वरक, डीएपी ये सब का प्रयोग करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ के किसान के द्वारा इन सारे रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसको सामान्य तौर पर हम लोग जैविक खेती भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन किसानों का भूमि का प्रमाणीकरण करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो भूमि का प्रमाणीकरण क्या होगा, जो कि सरकार के द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज होता है और इस दस्तावेज में ज़मीन से जुड़ी सभी जानकारी होती है। तो ऐसे में भूमि का प्रमाणीकरण करने के लिए सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों या फिर बैंकों का हेल्प लेना चाहिए, जिससे कि किसान के पास अपना ज़मीन होगा और वे उन पर खुद से खेती करेंगे और उनकी स्थिति भी सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से सुधार होगा। अब जैविक खेती के लिए आवश्यक उपादान, तो इसमें क्या है कि प्रति जमीन की उपलब्धता, यानी कि झारखंड में कई ऐसे संसाधन हैं जो जैविक कृषि को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। उसमें क्या गया, प्रति जमीन की उपलब्धता। प्रति जमीन यानी कि ऐसा जमीन जहाँ पर किसान के द्वारा निरंतर खेती नहीं की जाती है या फिर खाली है। तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 79,714 है, उसमें से 38 लाख हेक्टेयर ही खेती योग्य भूमि है और इनमें भी बुआई का क्षेत्रफल सिर्फ 22.38 लाख हेक्टेयर ही है, यानी कि 28% के आसपास ज़मीन जो है वो हम लोग का खेती होता है। यानी कि 38 लाख हेक्टेयर ज़मीन है कृषि योग्य, उस ज़मीन में से 22.38 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर बुआई होती है, यानी कि प्रति भूमि जो होगा वो काफ़ी अधिक मात्रा में मिल जाएगा हम लोग का। और वर्तमान में प्रति भूमि 6.74 लाख है। तो जैविक खेती के लिए, जैविक खेती है तो इनमें से कुछ प्रतिशत प्रति भूमि को लिया जा सकता है, ताकि हम लोग इन प्रति ज़मीन पर जैविक खाद का निर्माण कर सकें। मिट्टी में जैविक अंश की मात्रा, तो झारखंड में खेती योग्य भूमि टाँड़ जो कि ऊंचली भूमि होती है और दोन जो कि निचली भूमि होती है। जो टाँड़ होता है वो भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे कि टाँड़ 1, टाँड़ 2, टाँड़ 3 के नीचे की भूमि को दोन 1, दोन 2 और सबसे नीचे की भूमि दोन कहलाती है। यानी कि टाँड़ हो गया हम लोग का ऊपरी भूमि हो गया और दोन हो गया हम लोग का निचली भूमि हो गया। और ये जो निचली भूमि दोन, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, जबकि टाँड़ जो होता है उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। जहाँ टाँड़ में जैविक अंश की मात्रा कम होती है, वहीं दोन में यह मात्रा बढ़ जाती है। किसान अपने जानवरों को ज़्यादा संख्या में रखते हैं, इसलिए जैविक खाद की उपलब्धता आसान हो जाती है। रासायनिक खाद एवं दवा का कम उपयोग, तो झारखंड में अधिकतर छोटे किसान एवं सीमांत कृषक हैं जो सुविधा के अभाव में रासायनिक दवाओं एवं खादों का उपयोग नहीं करते हैं। अतः जैविक कृषि में सावधानी रखते हुए इन कार्यों को बढ़ाया जा सकता है। फिर छोटे एवं सीमांत किसान के लिए उपयोगी, तो जैविक कृषि छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयोगी है और राज्य में इनकी संख्या अधिक है। चूँकि झारखंड में जो इतने भी किसान हैं उनमें बहुत सारे किसान गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, जिनके पास इतना भी आर्थिक संपत्ति नहीं है कि वे खुद से रासायनिक को खरीद करके कृषि में उपयोग करेंगे। परिणामतः उनकी मजबूरी है कि वे उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो गया कि उनका ज़मीन जो है वो काफ़ी अच्छा रह जाता है और
मजबूरन उनको जैविक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसी के साथ हम लोग का साइंस पेपर 6 में सेक्शन सी में 3 चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद और 2 चैप्टर है, जिसमें से हम एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे इसके बाद, और एक चैप्टर होगा वो प्रमुख योजना से संबंधित है। तो उसका PDF हम ग्रुप में दे देंगे, आप लोग उसको खुद से पढ़िएगा। तो क्लास का PDF अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 6206193277, या फिर टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक जो है उसका चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।